Hello student, welcome back. Again we are here with next part of this poem. So first I want to recap last part. In last part we have learned about कि कवि किस तरह से अपनी जेल यात्रा का वर्णन करता है। कवि जेल में बंद है, उसे अनेक प्रकार से यातनाएं दी जा रही हैं, उसके साथ अपराधियों सा बर्ताव किया जाता है और ये सारे अत्याचार उस पर ब्रिटिश शासकों द्वारा किए जा रहे हैं। क्योंकि उस समय भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, तो सारे भारतीय वासी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेते हैं और जो भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसे इसी प्रकार जेल में डालकर उस पे अत्याचार किए जाते थे। कवि ने उस समय की इसी प्रकार की यातनाओं का वर्णन अपनी इस कविता में किया है। वो बताता है कि किस तरह से उसे एक काली अंधेरी कोठरी में रखा जाता है जिसकी दीवारें काफ़ी ऊंची होती हैं, उसके आसपास सारे अपराधी, चोर, लुटेरे होते हैं। अर्थात वो एक स्वतंत्रता सेनानी था, फिर भी उसके साथ अपराधियों सा बर्ताव किया जा रहा था जो कि अनुचित था। और इससे ये प्रतीत होता है कि अंग्रेज किस तरह से हम भारतीयों पर जुल्म करते थे। कवि के पास कोई भी नहीं है जो उसके मन की बात सुन सके। वो अकेला है, दुखी है। ऐसे में ही अपने अकेलेपन में वो रात्रि में जब जाग रहा होता है, अचानक उसे कोयल की आवाज़ सुनाई देती है और वो कोयल से अनेक प्रकार की अपनी मनोदशा, अपने वातावरण के अनुसार अनेक प्रकार के प्रश्न करता है और अंदाजे लगाता है, अंदेशे लगाता है और उसे अपने मन की व्यथा कहता है। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस पार्ट। इस पार्ट में कवि ने क्या बताया है तो मैं पहले ही आपको प्रसंग समझाती हूँ। इस पार्ट में कवि ने उन सारी यातनाओं को सहना सीख लिया है जो उसे जेल में दी जाती हैं, क्योंकि अब ये उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उन्हें लगता है कि ये अंधकारपूर्ण वातावरण शायद कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए कवि ने उन हथकड़ियों को ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया गहना समझ लिया है जो उसे अपने देश की आज़ादी के बदले मिला है, अर्थात जो उसे अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्षों के बदले मिला है। इसीलिए वो उसे दीवानों की तरह अपने देश की आज़ादी में भाग लेता है और उनके द्वारा दी गई यातनाओं को, उनके बंधनों को, उनकी सारी पीड़ाओं को वो उपहार समझकर उसे स्वीकार कर लेता है। अब उसने इन परिस्थितियों में खुद को ढाल कर किस तरह से उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बताया है, यही कवि ने इन पंक्तियों में समझाया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट। एवरीवन टेक योर बुक, सी ईच वर्ड इन योर बुक एंड लिसन इट। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू की चर्रक जूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। सो टिल हियर आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट। ये कवि कोयल से कह रहा है कि हे सखी, हे कोयल, क्या तुम मेरे हाथों में पड़ी हुई इन जंजीरों को नहीं देख सकती हो। ये हथकड़ियाँ जो हैं, अब मुझे हथकड़ियाँ नहीं लगती, बल्कि ये तो मेरे लिए ब्रिटिश राज का दिया हुआ एक गहना हो गई हैं जो मुझे उन्होंने उपहार में दिया है। क्योंकि मैं अपने देश की आज़ादी के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ उस पर मुझे गर्व है और जो भी अंग्रेज जितने भी प्रकार से हमें यातनाएं देंगे वो सब मुझे खुशी खुशी स्वीकार हैं। इसीलिए उसे ये हथकड़ियाँ गहना लग रही हैं। अब जेल में एक कैदी का जीवन कैसा होता है, उसे अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उसे कोल्हू चलाना होता है, चक्की चलानी होती है, पत्थर तोड़ने होते हैं, अनेक प्रकार के संघर्ष करने होते हैं। कवि भी वही संघर्ष कर रहा है। सारे भारतीय सेनानी जो भी आंदोलन में भाग लेकर जेल पहुँचे हैं वो सब यही संघर्ष करते हैं। तो उसने इन सब की व्यथा को इस तरह से समझाया है कि कोल्हू की चर्रक चू जीवन की तान, अर्थात ये जो जेल में कोल्हू चलाते हुए चर्रक चू की आवाज़ आती है, अब वो हमारे जीवन का संगीत बन चुका है और हम उसे अब
अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और इससे हमें कोई तकलीफ नहीं होती। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, अर्थात जेल में पत्थर तोड़ते तोड़ते जो उंगलियों में निशान पड़ गए हैं, जो छाले पड़ गए हैं, वो अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी उंगलियों पर इन पत्थरों से गीत लिख लिए हैं। चूँकि वो एक कवि है, इसलिए वो लिखने का कार्य पत्थरों से कर रहा है। उसने अपनी उंगलियों पर ही वो गीत लिख डाले हैं, क्योंकि जेल में उसे कागज़ और पेन नहीं मिलता है, इसलिए वो अपनी अनुभूति में, अपनी कल्पना में इन निशानों को ही गीत समझकर उन्हें स्वीकार कर लेता है। आगे कहता है, हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जिस तरह से कुएं से पानी खींचने के लिए मोट का प्रयोग होता है, पुराने समय में जो कुएं होते थे उनमें पानी निकालने के लिए एक प्रकार की लकड़ी होती थी जिसको पकड़कर उससे बाल्टी खींची जाती थी। तो यहाँ पे मोट शब्द का अर्थ मैं बता देती हूँ। मोट एक चमड़े का बना हुआ थैला होता था जो ज़्यादातर जेलों में ही प्रयोग होता था और उसमें ढेर सारा पानी खींचा जा सकता था। तो और उसको खींचने के लिए जो लोग एक लकड़ी का सहारा लेते थे उसे जुआ कहते हैं। तो इसने उदाहरण दिया है यहाँ पे कवि ने, उसने कहा है जिस तरह से जुए का प्रयोग कुएं से पानी खींचने के लिए होता है, हम लोग भी ब्रिटिश शासकों की, अंग्रेजों की अकड़ को इसी प्रकार तोड़ रहे हैं। वो कितने भी अत्याचार हम पे करें, कितनी भी यातनाएं हमें दे, किंतु हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे और उनकी अकड़ को तोड़ते रहेंगे। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर उनकी अकड़ को तोड़ने के लिए इन संघर्षों को स्वीकार कर लिया है। आगे वो कहते हैं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। उसे लगता है कि दिन में अंग्रेजों के भय के कारण शायद कोयल के मन में ये करुणा उसके लिए नहीं जागती है, उसके लिए दया और सहानुभूति नहीं जागती है, या वो अंग्रेजों के भय के कारण उसे नहीं दिखा पाती है। इसीलिए शायद रात के अंधकार में वो उसे सहानुभूति देने आई है। तो इस तरह से कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से उन सारी यातनाओं का, सारे कष्टों का वर्णन किया है जो भी भारतीयों को उस समय अंग्रेजों की जेल में दी जाती थी। इस तरह से कवि ने अपनी मनोदशा का वर्णन किया है, अपनी कविता के माध्यम से संपूर्ण भारतीयों की मनोदशा का वर्णन किया है। Guys, I hope you understood these lines. Now some words I has given on the slide. You can see some difficult words and their meanings and important facts, important things about this poem, जैसे कि इसमें भाषा खड़ी बोली है, शब्दावली, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसमें अलंकार, उपमा और अनुप्रास हैं। इस तरह से इसकी जो भाषा है काफ़ी सरल है। और नाउ सी ऑन नेक्स्ट स्लाइड, देयर आर सम क्वेश्चंस you all have to write down in your fair notebook. Thank you. Have a nice day. Next video we will learn about next part of this poem. Till that time, be happy, enjoy and be safe. Thank you. Have a nice day.